वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज जिस फिल्म की मैं बात करूंगा उस फिल्म में पहली बार सलीम और जावेद की जोड़ी को राइटिंग का क्रेडिट मिला था। और वो फिल्म ऐसी थी कि जब उस फिल्म की मेकिंग की बात हो रही थी और इंडस्ट्री में लोगों को पता चला कि ऐसी कोई फिल्म बन रही है, तो लोगों ने कहा कि यार ये जो प्रोड्यूसर है ये पागल हो गए हैं, क्योंकि उस फिल्म में राजेश खन्ना को लिया गया था जो कि उस समय के सबसे बड़े स्टार थे। लोग उनके नाम पे फिल्में देखने आते थे। और फिल्म की कहानी ऐसी थी कि उस फिल्म में राजेश खन्ना का पोस्टर में बड़ा जो पोस्टर था उस फिल्म का उसमें उनका फोटो था, लेकिन फिल्म के स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही राजेश खन्ना की मौत हो जाती है। तो ये बात जब मार्केट में फैली कि सिप्पी साहब, जीपी सिप्पी प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के, और वो एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं राजेश खन्ना को लेकर के, और राजेश खन्ना को शुरुआत के 10 मिनट में ही मार दे रहे हैं। 3 घंटे की फिल्म है। तो ये तो या तो सिप्पी साहब पागल हो गए हैं, और ऊपर से इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे उनके बेटे रमेश सिप्पी। पहली बार डायरेक्शन संभाला था उन्होंने। सबने कहने लगे कि यार ये जो इनका बेटा है ये लंदन से पढ़ के आया है, फिल्म मेकिंग के बारे में इसको अता पता है नहीं, और राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार को लेकर के एक ऐसी फिल्म बना रहा है। एक तो विधवा की कहानी है, और स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही राजेश खन्ना को मार दे रहा है। काका अगर मर जाएंगे तो लोग तो पिक्चर हॉल से बाहर चले जाएंगे। तो ये ऐसी ऐसी बातें कही जा रही थी, और वो फिल्म आप समझ ही गए होंगे, वो फिल्म थी अंदाज। तो आज उसके मेकिंग की बात करते हैं और कैसे इस फिल्म ने ही सलीम जावेद की जोड़ी को ऑफिशियली एक पेयर बना दिया था, और जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में राइटिंग को रिवॉल्यूशनाइज किया। हालांकि वो कई बार वो इस बात को मानते हैं कि कई सारी उनकी कहानियां जो थी वो ऑलरेडी पहले बन चुकी थी। कुछ इंस्पायर्ड वो हॉलीवुड फिल्म से थे, कुछ इंडियन फिल्म को ही उन्होंने दोबारा से रिहैश करके लिखा, और ओरिजिनल से ज़्यादा बेटर काम इनके स्क्रिप्ट को, उनका जितनी तारीफ ओरिजिनल की नहीं हुई थी उतनी ज़्यादा तारीफ इनके स्क्रिप्ट की हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग की। पहले बताते हैं कि जावेद और सलीम सलीम जावेद की जो पेयर था ये फॉर्म हुआ कैसे। तो 1964 की बात है, करीब 4 अक्टूबर 1964 को जावेद अख्तर बॉम्बे आए थे। वो मध्य प्रदेश में रहते थे, मध्य प्रदेश के थे वो, और वो आए थे बॉम्बे गुरु दत्त के साथ उनके असिस्टेंट बनने के लिए, फिल्म मेकिंग सीखने के लिए। लेकिन जिस दिन वो आए उसके 6 दिन के बाद ही खबर आई कि गुरु दत्त ने सुसाइड कर लिया है। अब ये उनके लिए बड़ा सेटबैक था। हालांकि जावेद अख्तर के फादर जो थे, जान निसार अख्तर, वो काफ़ी फेमस पोएट थे और बॉम्बे में ही वो भी रहते थे। लेकिन इनका कुछ डिफरेंस था अपने फादर से, और उन्होंने तय किया था, अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं फादर से हेल्प नहीं लूंगा। तो अब अकेले बॉम्बे में बेचारे भटक रहे थे इधर उधर, बहुत ज़्यादा कोशिश की कहीं असिस्टेंट डायरेक्शन का जॉब मिले, बट मिला नहीं। तो समहाउ एक दिन क्या हुआ कि उन्हें कमाल अमरोही के ऑफिस में वो गए थे अपना जॉब अप्लाई करने के लिए। तो वहां पे उन्हें 50 रुपए पर मंथ पे क्लैब बॉय, असिस्टेंट क्लैब बॉय का उन्हें जॉब मिला। फिर वो जॉब वो करने लगे। लेकिन हालांकि उन्हें राइटिंग का बड़ा शौक था, तो बीच में एक बार क्या हुआ कि उन्हें एक घोस्ट राइटिंग का ऑफर मिला, और 6,000 रुपये मिलने मिलने वाले थे कि, लेकिन उसमें ये था कि कहानी आप लिखोगे और क्रेडिट जो होगा, जो टाइटल जो होगा किसी और को मिलेगा। अब बेरोजगार इंसान जिसके पास पैसे नहीं है, 50 रुपये महीने में जो जी रहा हो, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी रकम थी। तो उन्होंने 2-3 दिन सोचा फिर, लेकिन वो ऑफर को मना कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि मुझे मेरे नाम से लोग मेरे काम को जाने, मैं सिर्फ पैसे लेके क्या करूंगा। तो वो जॉब ऑफर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब कमाल अमरोही के वहां वो काम कर रहे थे। तो उन्हीं दिनों क्या हुआ कि उनकी मुलाकात कमाल अमरोही के सेट पे एक डायरेक्टर से हुई, SM सागर। और वो एक फिल्म बना रहे थे, और वो फिल्म जो थी उसका नाम था सरहदी लुटेरा। तो उस फिल्म में काम करने के लिए एज एन असिस्टेंट सागर साहब ने उनको ऑफर किया कि हमारे का फिल्म में काम कीजिए, आपको कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। अब अलग अलग काम हर कोई करता ही था, तो उन्होंने कहा हाँ मैं कर लूंगा। तो फिर वो SM सागर के यहाँ भी कुछ दिन काम करने लगे। काम करते करते क्या हुआ कि एक दिन वो जो फिल्म थी SM सागर की सरहदी लुटेरा, उसका डायलॉग राइटर जो था वो छुट्टी पे चला गया। छुट्टी पे नहीं, इनफैक्ट उसने फिल्म को ही छोड़ दिया। अब डायलॉग कौन लिखेगा? तो सागर साहब ने उनसे पूछा कि क्या तुम लिख सकते हो, क्योंकि मैंने तो सुना है कि तुम्हारी राइटिंग बड़ी अच्छी है। तो बोला कि मैं कोशिश कर लेता हूँ। तो उन्होंने डायलॉग्स लिखे उस फिल्म के, और उसके बाद फिर फिल्म कंप्लीट हुई। फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन जो फिल्म का जो हीरो था इस फिल्म का, उसको जावेद साहब का काम बड़ा पसंद आया, और उनके साथ जावेद साहब की बॉन्डिंग हो गई। और वो जो हीरो था वो भी स्ट्रगल ही कर रहा था इंडस्ट्री में, और वो हीरो जो था वो थे सलीम खान।
सलमान खान के फादर। और सलीम खान की दोस्ती यहाँ से शुरुआत हुई जावेद अख्तर के साथ, और फिर दोनों की बॉन्डिंग, दोनों की वाइब मैच हो गई। उसके बाद दोनों काफ़ी मिलने जुलने लगे, साथ ही सिनेमा देखने जाते थे, फिर हर सीन को डिस्कस करते थे, फिर राइटिंग की बारीकियों को समझते थे। पहले सलीम जो जावेद साहब थे वो कहीं अंधेरी तरफ रहते थे, फिर बाद में उन्होंने सलीम साहब के घर के बगल में ही घर ले लिया। और जो अगर आपने देखा हो तो नरीमन पॉइंट पे वो पैरापेट पे ये लोग अक्सर शाम को मिलते थे और फिल्म की कहानी ही नए नए आइडियाज डिस्कस करते थे। और धीरे धीरे सलीम साहब को भी लगा कि ये यार एक्टिंग मेरे से हो नहीं रही है, और जितने भी फिल्में उन्होंने की थी, अगर आपको याद, तीसरी मंजिल वगैरह में वो दिखे थे छोटे मोटे रोल्स में, तो उनका भी करियर बहुत ज़्यादा सही डायरेक्शन में जा नहीं रहा था। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी राइटिंग में ही घुस जाता हूँ और साथ में मैं और जावेद मिलकर के लिखेंगे। हालांकि अभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि हम दोनों पेयर बन जाएंगे एक तरीके से, तो दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। तो उसी बीच एस एम सागर ने एक बार फिर इनकी मदद की। उन्होंने कहा कि यार एक फिल्म बन रही है अधिकार नाम की, उसमें देव मुखर्जी है, अशोक कुमार है, उन्हें भी अच्छी कहानी की तलाश है, तो थोड़ा अगर तुम लोग उनकी मदद कर दोगे तो काम हो जाएगा, तुम्हें भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो फिर इन दोनों ने साथ में उस फिल्म में काम किया, लेकिन क्रेडिट जो है उन्हें नहीं मिला। फिल्म में जो रिटन बाय आता है उसमें इनका नाम नहीं था। उस फिल्म के राइटिंग का क्रेडिट मिला आर एस वर्मा को। हालांकि इन लोग को पैसे मिले 5,000 रुपए। तो लेकिन जावेद अख्तर इस बात से अपसेट थे कि यार हमें, मैंने इतनी मेहनत की और मेरा नाम जा ही नहीं रहा है। एक तरीके से ये भी घोस्ट राइटिंग ही हो गई, और इन लोग की जो एम्बिशन था वो थोड़ा ज्यादा था। तो क्या हुआ कि एस एम सागर के एक असिस्टेंट थे सुधीर वानी, उन्होंने जावेद अख्तर को कहा कि आप लोग अपना लक जिप्पी सिप्पी फिल्म में, सिप्पी फिल्म्स में क्यों नहीं आजमाते हो, क्योंकि जिप्पी सिप्पी जो है वो अभी अभी उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस में एक राइटिंग डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है। अब जीपी सिप्पी अगर आपको नहीं पता हो तो जीपी सिप्पी बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, 70s में 80s में खूब सारी फिल्में उन्होंने बनाई, और वो पहले एक्चुअली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे और सक्सेसफुल थे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं फिल्म मेकिंग में भी, फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ उसमें भी कुछ पैसे कमा लेता हूँ। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने कुछ बी ग्रेड फिल्म्स की जो कि खास नहीं चली, लेकिन फिर दो फिल्म सुपर हिट हो गई। एक तो थी ब्रह्मचारी जिसमें शम्मी कपूर थे, और एक फिल्म प्रोड्यूस की थी उन्होंने बंधन जिसमें राजेश खन्ना और मुमताज थे, और ये दोनों सुपर हिट हो गई थी। तो अब जीपी सिप्पी को लगा कि अब इस फिल्म मेकिंग के धंधे को भी थोड़ा सा मैं और एक्सप्लोर करता हूँ और इसको और बड़ा करता हूँ, एक्सपैंड करता हूँ। और इस बार उनकी मदद करने के लिए आए उनके बेटे, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रहे थे। और उन्होंने भी पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो उन्होंने वो छोड़ दिया वहाँ पढ़ाई और फिर वापस आ गए और सोचा कि पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाता हूँ, सिप्पी फिल्म्स को। लेकिन जब यहाँ आए तो उन्होंने ये सोच तय कर लिया था कि जब मैं फादर के अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए फिल्में अगर बनाऊंगा तो उसके लिए एक अच्छा राइटिंग डिपार्टमेंट पहले रखूंगा, क्योंकि फिल्म जो होता है उसकी कहानी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फिल्म स्क्रिप्ट अगर अच्छी है तो आपकी फिल्म भी अच्छी होगी। तो उन्होंने राइटिंग डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया जीपी सिप्पी फिल्म्स में, और उस समय बहुत सारे राइटर्स को वो लोग हायर कर रहे थे उस प्रोडक्शन हाउस की फिल्म की कहानी लिखने के लिए। तो उसी में चूंकि वानी साहब ने इन्हें कहा था जावेद अख्तर को और सलीम खान को कि आप जाकर के उस डिपार्टमेंट में एक बार इंटरव्यू दे करके आइए, हो सकता है आपको वहाँ पे जॉब भी मिल जाए। तो दोनों गए वहाँ पे रमेश सिप्पी से मिलने के लिए। रमेश सिप्पी का उन्होंने जो किताब है ये दीपात्कृति चौधरी ने जो लिखा है, रिटन बाय सलीम जावेद ने, उसमें वो पूरा इंसिडेंट मेंशन किया कि जब सलीम और जावेद गए रमेश सिप्पी से मिलने तो वहाँ कैसे इन लोग की बातें हुई। तो क्या हुआ कि रमेश सिप्पी अपने रिक्लाइनर टाइप सोफा में बैठे हुए थे बिल्कुल ऐसे करके, और सलीम खान और जावेद अख्तर एंटर किए उसके ऑफिस में, हाय हेलो हुआ। फिर उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास एक कहानी है, और मुझे पता है कि आप उस कहानी पे फिल्म नहीं बनाओगे, लेकिन अगर आप एक बार कहानी सुनना स्टार्ट करोगे तो आप एंड तक एंगेज हो जाओगे उस कहानी में। अब सलीम खान और जावेद अख्तर का कॉन्फिडेंस देख करके रमेश सिप्पी को लगा कि अच्छा ऐसा है। तो वो ऐसे लेट करके अपना रिक्लाइनर में बोले हाँ सुनाओ, कहानी सुनाओ। तो उन्होंने कहानी सुनाना स्टार्ट किया। फिर कहानी जो सुनाते गए, जिस तरीके से ये पूरी जो भी उन्होंने कहानी लिखी थी सलीम खान और जावेद ने, जब वो कहानी स्टार्ट करते गए तो जो रमेश सिप्पी ऐसे सोफे में बैठे हुए थे वो धीरे 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 करके ऐसे 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 आगे करके आगे बढ़ गए, और बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ, जो होता है ना जब आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा, तो वैसे करते करते रमेश सिप्पी जो ऐसे आराम से रिक्लाइनर पे थे वो ऐसे करके बैठ गए, पूरी कहानी सुने। और फिर वो कहानी उन्हें बड़ी पसंद आई। कहानी पसंद आई उसके बाद, हालांकि उस पर तो फिल्म नहीं बनी, लेकिन सलीम जावेद की स्टोरी टेलिंग इन्हें बड़ी पसंद आई और उन्हें जॉब ऑफर दे दिया।
तो सलीम खान से और इनसे पूछा गया कि आप लोग क्या पैसे लोगे, तो उन्होंने कहा कि हमें 1000 रुपये पर मंथ चाहिए इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। तो वो 1000 रुपये तो नहीं मिले, 750 रुपये दोनों को मिले कि पर मंथ आप लोग हमारे डिपार्टमेंट में काम करो और 750 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। तो इस तरह से इनकी रमेश सिप्पी और सलीम जावेद जो है, रमेश सिप्पी के प्रोडक्शन हाउस में सलीम जावेद आ गए। अब वो फिल्म बननी थी जिसके लिए पहली बार इन दोनों का नाम क्रेडिट टाइटल में आता, और वो फिल्म थी अंदाज, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो फिल्म जिसमें कि शम्मी कपूर और राजेश खन्ना को लिया गया था। अब क्या था कि जीपी सिप्पी ने जो पिछली 2 फिल्म जो प्रोड्यूस की थी, जो ब्लॉकबस्टर हो गई थी, ब्रह्मचारी और बंधन, और शम्मी कपूर और राजेश खन्ना को लेके किया था, दोनों अलग अलग फिल्में। तो इस बार सोचा कि मैं इन दोनों हीरोज को एक साथ लेकर के ये फिल्म बनाता हूँ। और फिल्म की जो कहानी थी वो थोड़ी सी वो अनयूजुअल थी। एक तो वो विडो की कहानी थी, हेमा मालिनी उसमें विधवा है, और जो शम्मी कपूर है उनका भी जो कैरेक्टर है वो विदुर है, उनकी तो वाइफ की डेथ हो गई है, और फिर दोनों समहाउ मिलते हैं और फिर इन दोनों में एक तरीके की बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है, और फिर वो कहानी जैसी भी थी। तो इस कहानी को एक्चुअली पहले क्या था कि सचिन भौमिक एक बड़े फेमस राइटर है, तो उनको इस फिल्म का एज अ राइटर जो राइटिंग क्रेडिट जो था सचिन भौमिक को दिया था, लेकिन स्क्रीन प्ले का जो क्रेडिट था वो सलीम जावेद को मिला था, क्योंकि उस फिल्म के स्क्रीन प्ले में बहुत कुछ एडिशन इन्होंने किया था। लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया था जब रिटन बाय सलीम जावेद करके पूरे पोस्टर पे जावेद अख्तर का नाम आता हो, सलीम खान का नाम आता हो। तो इस फिल्म में इन्हें क्रेडिट शेयर करना पड़ा 5 अलग अलग राइटर्स के साथ, इंक्लूडिंग सचिन भौमिक एंड इवन गुलजार ऑल्सो, क्योंकि गुलजार ने भी इस फिल्म में कुछ कुछ गाने भी लिखे थे और कुछ कुछ डायलॉग्स वगैरह लिखे थे। तो लेकिन ये है कि जो क्रेडिट रोल होता है उसमें रिटन बाय में 5 राइटर्स में एक सलीम जावेद का भी नाम था। लेकिन जब फिल्म बन रही थी तो, और जब फिल्म कंप्लीट हुई थी, तो ये बात मार्केट में बाहर गई थी और सब ने ये बोला था कि इस फिल्म में जितना क्रेडिट सलीम जावेद को मिला है, 5 लोगों के साथ उन्हें अपना नाम शेयर करना पड़ा, हालांकि इन्होंने काम सबसे ज्यादा किया था। और इसी वजह से, क्योंकि जैसा इस फिल्म में मैंने बताया कि राजेश खन्ना भी थे, राजेश खन्ना की इस फिल्म में ही काम करते समय सलीम और जावेद से दोस्ती हो गई थी, क्योंकि जिस तरीके का काम वो लोग कर रहे थे दोनों मिलके अंदाज के लिए, जिस तरीके से एडिशनल डायलॉग्स वगैरह लिख देते या स्क्रीन जो भी स्क्रीन प्ले होता था उसमें जो इम्प्रोवाइज कर देते थे, तो वो सब देख करके राजेश खन्ना बड़े इंप्रेस हुए थे इनसे। तो इन लोग की दोस्ती भी हो गई थी। और फिर जब ये फिल्म बनी और रिलीज हुई, तो पहले जैसा मैंने बताया कि बहुत डाउट था कि यार ये फिल्म नहीं चलेगी, कि काका को लेकर के आप फिल्म बना रहे हो और फिल्म के स्टार्टिंग में ही राजेश खन्ना मर जा रहे हैं, तो ये लोग तो देखने नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी तो जैसे ही वो गाना खत्म होगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, उसको देख करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन फिल्म जब रिलीज हुई तो, और शम्मी कपूर को लिया गया था। अब शम्मी कपूर का जिस तरह का उस वक्त जो इमेज था, वो थोड़ा कूदते फांदते वाले रोल्स करते थे, तो इस बार रमेश सिप्पी ने उनको कह दिया था कि इस फिल्म में आपका थोड़ा मैच्योर रोल होगा, तो आप ये समझ के, क्योंकि अब उनका एज भी हो रहा था, और उनका जो एज है वो उनके चेहरे पे दिखने भी लगा था, मोटापा धीरे धीरे आ रहा था उनपे। तो अब आप कूद फांद करने वाले रोल करोगे, चाहे कोई मुझे जंगली कहे तो वो लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो आप अपने एज के हिसाब से इस फिल्म में रोल करोगे। तो दोनों को समझा दिया था, राजेश खन्ना को बता दिया था कि भाई आपका तो 10 मिनट का ही रोल है, राजेश खन्ना। और वो जो कहा जाता है कि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलर स्पेशल अपीयरेंस है एक तरीके का, क्योंकि एक गाने के लिए आते हैं राजेश खन्ना और एक दो सीन के लिए, और वो गाना जो गाया है वो मतलब अभी तक लोगों को याद है, छा गए थे इनफैक्ट। तो खैर, लेकिन दोनों को लेकर, और ये भी था कि दोनों में ईगो क्लैश भी बहुत था, क्योंकि जो पिछली 2 फिल्में थी, राजेश खन्ना तो ऑलरेडी सुपरस्टार थे और ऊपर से ब्रह्मचारी हिट हो गई थी, प्लस ब्रह्मचारी के लिए शम्मी कपूर को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया था बेस्ट एक्टर का। तो सिप्पी साहब लोग थोड़े डाउट में थे कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों एक्टर्स का सेट पे ईगो क्लैश वगैरह हो जाए। लेकिन खास बात ये थी कि दोनों के कोई साथ में सीन्स ही नहीं थे, तो समहाउ बस मैनेज करके इस फिल्म को कंप्लीट किया गया। हेमा मालिनी को लिया गया था क्योंकि उस वक्त वो काफी राइजिंग स्टार थी, और सब्जेक्ट जैसा मैंने बताया कि अनयूजुअल सा था। तो डाउट्स बहुत सारे थे, लेकिन फिल्म की कहानी जिस तरीके से लिखी गई थी, लोगों को वो मैच्योर सब्जेक्ट पसंद आया। और सिर्फ पसंद नहीं आया, वो उस साल की अंदाज जब रिलीज हुई तो टॉप ग्रॉसिंग फिल्म में ये सेकंड नंबर पे थी, क्योंकि जो टॉप पोजीशन पे जो थी उस साल की, जो सबसे हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म थी, वो भी सलीम जावेद की ही लिखी हुई फिल्म थी, और वो थी हाथी मेरे साथी।
जो यहाँ से अंदाज में जो इन लोगों की दोस्ती स्टार्ट हुई, सलीम जावेद की और राजेश खन्ना की, जैसा मैंने बताया कि राजेश खन्ना बहुत इम्प्रेस थे इनके काम से। कि जैसा एक वीडियो मैंने बनाया था राजेश खन्ना पे, उसमें बताया था कि राजेश खन्ना को एक बंगला खरीदना था, और वो बंगला जो है वो राजेंद्र कुमार बेच रहे थे, उस घर का नाम डिम्पल था, और उसको खरीदना था राजेश खन्ना को। तो इनके पास पैसे उस वक्त थोड़े कम पड़ रहे थे, तो इन्होंने एक फिल्म साइन कर ली थी, हाथी मेरे साथी करके। वो एक तमिल फिल्म की रीमेक थी, और उनको सब्जेक्ट उसका ज़्यादा पसंद नहीं आया था। तो उन्होंने, राजेश खन्ना ने सलीम जावेद को कहा कि यार, मैंने एक फिल्म साइन कर ली है, मुझे बंगला खरीदना था इस वजह से, लेकिन कहानी पसंद नहीं है मुझे, तो अगर तुम लोग इसकी कहानी थोड़ा बेटर कर दोगे तो मेरे लिए भी आसान हो जाएगा, और मैं श्योर अश्योर करूंगा कि तुम लोग को राइटिंग का क्रेडिट भी मिले, जिस तरीके से अंदाज में मिला है उससे ज़्यादा आपको रेम्यूनरेशन भी मिले। और जहाँ इस फिल्म में अंदाज में आपको 5 लोग के साथ शेयर करना पड़ा क्रेडिट, वो हाथी मेरे साथी में ऐसा नहीं होगा, वो आप लोग को प्रॉपर क्रेडिट मिलेगा। तो सलीम जावेद ने मान लिया कि चलिए ठीक है, आपके साथ काम करेंगे, और फिर हाथी मेरे साथी की स्क्रिप्ट लिखी। और हालांकि इसमें भी जो रेम्यूनरेशन जो प्रॉमिस किया था राजेश खन्ना ने, वो उतना इनको मिला नहीं। और जो क्रेडिट भी था उसमें, क्योंकि उसमें भी आई थिंक डायलॉग का जो क्रेडिट था वो किसी और को मिला था, स्क्रीन प्ले का शायद सलीम जावेद को मिला था। लेकिन इस वजह से थोड़ी सी ये भी हो गई थी, हाथी मेरे साथी के बाद राजेश खन्ना और सलीम जावेद में थोड़ा सा डिस्प्यूट भी इस वजह से हो गया था कि जो प्रॉमिस राजेश खन्ना ने किया था इन दोनों को, वो फुलफिल नहीं हुआ था। और इसीलिए बाद में सलीम जावेद को लगा कि यार, अब हम लोग का कुछ हो नहीं रहा है, और हर बार हमें एक तो क्रेडिट किसी और के साथ शेयर करना पड़ रहा, रेमुनरेशन भी नहीं मिल रहा, और अपनी आइडेंटिटी जो हम लोग खोज रहे हैं वो मिल नहीं रही है। कि हम चाहते हैं कि उनका, सलीम खान का कहना था कि यार, मान लो एक सॉन्ग राइटर है, वो 2 पेज के गाने लिखता है, और उसका नाम फिल्म के पोस्टर पे आता है। और जो इंसान फिल्म की कहानी लिख रहा है, जो बैकबोन होता है फिल्म की, मतलब 500 पेज की कहानी लिख रहा है, उसको आप लोग क्रेडिट ही नहीं देते, उसका नाम पोस्टर पे नहीं आता है, तो ये तो ट्रेंड को बदलना पड़ेगा। तो फिर इन दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं यार, अब कुछ अलग करते हैं। और फिर जैसा एक वीडियो मैंने बनाई था जंजीर के लिए, इन लोगों ने बिल्कुल रिवोल्ट ही कर दिया और अलग से एक कहानी लिखी, और कैसे फिर वो फिल्म बनी। तो ये थी कहानी पूरी, सलीम जावेद का पेयर कैसे बना, और कैसे इन लोगों ने पहली जो फिल्म बनाई जिसमें इनको नाम मिला था अंदाज के लिए। तो ये थी कहानी अंदाज के मेकिंग की, बहुत बड़ी हिट थी। और 3 हफ्ते के बाद जब अंदाज रिलीज हुई थी, तो स्क्रीन में उस समय जो मैगजीन्स वगैरह थे उसमें रिव्यू आया था, और उसके बारे में लिखा था स्क्रीन मैगजीन ने कि द मिलियन रुपी वीक, क्योंकि बहुत पैसा कमाया था अंदाज ने। और फिर यहाँ से जो शुरुआत हुई, उसके बाद तो हाथी मेरे साथी बता ही दिया, फिर जंजीर, दीवार, त्रिशूल, डॉन, शोले, क्रांति, और फिर हालांकि एक टाइम आया जब ये जोड़ी टूट गई। तो वो जोड़ी टूट क्यों गई और उसके बाद क्या क्या हुआ, ये भी मैं कोशिश करूंगा एक उस पर भी वीडियो बनाने का, कि किस वजह से इन दोनों के बीच में एक तरह का डिफरेंस क्रिएट हो गया, और फिर जो ये आइकॉनिक पेयर जो था वो अलग हो गई। तो चलिए, ये थी कहानी धनदास की, और अब आते हैं क्विज पे। और पिछले वीडियो में जो मैंने डायलॉग बोला था वो अंगूर मूवी का है, और बहुत लोगों ने जवाब सही दिया। तो इतना तो तय है कि जितने भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं वो एकदम प्रॉपर फिल्मची हैं, बहुत बारीकी से उन डायलॉग्स को, फिल्म्स को देखते हैं और डायलॉग्स याद रखते हैं। तो हैट्स ऑफ टू एवरीवन। और अब आते हैं आज के क्विज पे। और आज का डायलॉग है, बस यही बात तो मुझे तुम लोग की समझ नहीं आती। बाबर हिंदुस्तान कब आया था ये जान के मैं क्या करूंगा। दुनिया गोल है या चिपटी उससे मेरा क्या लेना देना। मुझे दुबई जाना है। चलिए बताइए, देखते हैं कि ये डायलॉग कितने लोगों को याद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।